हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे थे, जिसके कॉन्सेप्ट्स हमने मोर और लेस खत्म कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग अपनी किताब के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 से करेंगे। पढ़ते क्या कहता है। ऑन 1st of January 2001, सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। तो सिंह के पास 20,000 इक्विटी शेयर्स थे। किसके इक्विटी शेयर्स थे? एक्स लिमिटेड के। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज ₹10 ईच। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, बट देयर बुक वैल्यू वॉज 16 रुपीज पर शेयर। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट मेरी किताबों में आ रही थी, ये आ रही थी एट ₹16 पर शेयर। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि ये कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये कॉस्ट हो गई इन्वेस्टमेंट की जो हमारी किताबों में आ रही है। ऑन 1st of June 2001, सिंह परचेस्ड 5,000 मोर इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। तो हमने 1 जून को और 5,000 शेयर्स खरीद लिए। कितने रुपए पे? 4 रुपए का प्रीमियम बोला है ना। तो कितने रुपए पे खरीदे होंगे? 10 रुपए का फेस वैल्यू है प्लस 4 रुपए का प्रीमियम, दैट इज 14 रुपए पे हमने खरीद लिए और शेयर्स। चलो और क्या कहता है। ऑन 30th June 2001, द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। तो 30 जून को कंपनी ने बोनस भी अनाउंस किया और राइट्स का इशू भी अनाउंस किया। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो ये रहा बोनस का रेशियो। तो बोनस का रेशियो सवाल ने बता दिया कितना, 1:5। ये मेरा बोनस का रेशियो हो गया। ठीक है, तो एवं अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना बोनस शेयर मिलेगा, कितना बोनस शेयर मिलेगा। मेरे पास 20,000 शेयर्स ऑलरेडी थे, प्लस 1 जून को और 5,000 शेयर्स मैंने खरीद लिए। तो टोटल अब मेरे पास 25,000 शेयर्स हो गए, और हर 5 के बदले 1 शेयर मिल रहा है बोनस पे, तो इंटू 1/5। तो इसका मतलब 5,000 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। एंड दीज शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 2 जून 2001। ये जो बोनस शेयर्स है हमारे पास कौन सी तारीख को आए? 2 अगस्त 2001 को। अब द टर्म्स ऑफ द राइट इशू वर, अब राइट इशू की कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या क्या? राइट शेयर्स टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग होल्डर्स ऑन 10 अगस्त 2001। ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि राइट इशू कौन से शेयर होल्डर्स को मिलेगा? जो भी हमारे शेयर होल्डर्स 10 अगस्त को खड़े हुए थे, उन सभी को राइट इशू का बेनिफिट मिलेगा। अब ये इंफॉर्मेशन का क्या यूज है? आपको पता है कि आपके पास 20,000 शेयर पहले से थे और 5,000 शेयर आपने बाद में और खरीद लिए, तो 25,000 शेयर तो आपके पास थे ही थे। साथ ही में 2 अगस्त को यानी 10 अगस्त से पहले ये 5,000 का जो बोनस शेयर है ये भी हमको मिल गया। तो 10 अगस्त को जब राइट मिलने का टाइम आया, जब राइट शेयर्स इशू करने का टाइम आया, तो उस टाइम हमारे पास कितने शेयर्स पड़े थे? 20,000 पुराने थे, 5,000 और खरीद लिए, प्लस 5,000 का बोनस और मिल गया। यानी कि अब के हमारे पास 30,000 शेयर्स पड़े हुए थे। तो यानी कि हमें राइट इशू का बेनिफिट जो मिलेगा वो इन 30,000 शेयर्स में मिलेगा। आई होप इस बात को आप पकड़ पाए होंगे। चलो अच्छा, अब बी में क्या कहता है? राइट्स इशू वुड एंटाइटल द होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू एडिशनल इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट द रेट ऑफ 1 शेयर पर एवरी 3 हेल्ड। तो ये राइट का इशू हो गया 1:3, हर 3 के बदले 1। तो अगर मेरे पास 30,000 शेयर पहले से थे, तो यानी मुझे राइट्स के कितने शेयर्स मिल सकते हैं? 10,000। ये मेरी एंटाइटलमेंट है। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। तो ये राइट प्राइस दे दी, इशू प्राइस दे दी बेसिकली राइट शेयर्स की 15 रुपए पर शेयर। द होल सम बीइंग पेबल ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर तक पेमेंट हमें कर देनी है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 30 सितंबर तक हमें डिसाइड कर लेना है कि भाई हमें राइट पे इशू करना है कि नहीं करना। चलो, सी कहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स टू आउटसाइडर्स ईदर होली और इन पार्ट। तो यही कॉन्सेप्ट में हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे कि जो राइट्स हमको मिलते हैं
हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं या फिर हम उसे मार्केट में जाके बेच भी सकते हैं, बस वही बता रहा है आपको। अब डी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन था, कहां से उसका यूज नहीं था। अब डी में क्या कह रहा है, सिंह एक्सरसाइज दिस ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट आ गई बात अब, है ना। तो सिंह ने 50% की जो एंटाइटलमेंट थी उसके लिए एक्सरसाइज कर लिया, यानी जहां पे उसको 10,000 शेयर का एंटाइटलमेंट थी, ये इसके राइट थे, इसने इसका 50% सब्सक्राइब कर दिया। यानी कितने शेयर उसने सब्सक्राइब कर दिए, उसने 5,000 शेयर सब्सक्राइब कर दिए। एंड द बैलेंस ऑफ राइट्स ही सोल्ड टू अनंत फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1.5 पर शेयर। तो 10,000 में से 5,000 सब्सक्राइब कर दिए, बच गए 5,000, ये हमने आगे मार्केट में जाके बेच दिए कितने रुपए पे, 1.5 रुपीज पे। और मैंने आपको क्या बता रखा है, जो राइट्स मार्केट में बिकते हैं इसकी वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, इसको हम पीएनएल में क्रेडिट कर देते हैं एज इनकम, ठीक है। हालांकि इसका एक स्पेशल केस भी होता है, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, लेकिन अभी वो स्पेशल केस हमने डिस्कस नहीं किया है और वो केस अभी यहां इस सवाल में लगेगा भी नहीं, तो आपको चिंता नहीं करनी। फिलहाल हम लोग यही याद रखेंगे कि पीएनएल में हमको क्रेडिट करना है राइट्स बेच के जो भी इनकम हुई उसको। चलो, ई में कहता है डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 एट द रेट ऑफ 15% वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय सिंह ऑन 20 अक्टूबर 2001। अब इंपॉर्टेंट फिर से डिविडेंड की बात आ गई। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड मिला, ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 कह रहा है, तो यानी मैं कह सकता हूं फाइनेंशियल ईयर 2000 टू 2001, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड मिला। अब फिर से आपको वही सोचना है, जब भी डिविडेंड की बात आएगी यू हैव टू कैटेगराइज कि भाई हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कितना होगा, राइट। तो अगर आप ऊपर वापस से सवाल में आओ तो 1 जनवरी 2001 को उसने बोला था हमारे पास 20,000 शेयर्स ऑलरेडी थे, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास कितने शेयर्स पड़े हुए थे, 20,000 शेयर्स पड़े हुए थे। जो एडिशनल 5,000 शेयर्स हमने खरीदे, ये कौन सी डेट को खरीदे, 1 जून 2001 को, यानी आफ्टर ईयर एंड, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद खरीदे। 31 मार्च 2001 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके बाद हमने खरीदे, उसके बाद हमने और शेयर्स खरीदे। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड मिल रहा है हमको, उस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास कितने शेयर्स थे, हमारे पास सिर्फ 20,000 शेयर्स थे भाई। तो 20,000 शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा ये तो मेरे लिए हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, फिर हमने 1 जून को 1 जून को हमने और 5,000 शेयर्स खरीद लिए थे, 1 जून को हमने और 5,000 शेयर्स खरीद लिए थे, है ना। तो नेचुरल सी बात है, जब डिविडेंड मुझे 20 अक्टूबर को मिल रहा है तो मुझे इस 5,000 शेयर्स पे भी डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इस पे जो डिविडेंड मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्यों, क्योंकि इन 5,000 शेयर्स के हम मालिक नहीं थे, पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन 5,000 शेयर्स के हम मालिक नहीं थे, फिर भी हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या करते हैं आपको पता ही है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों मैंने शेयर्स की बात कर दी, ओपनिंग 20,000 शेयर्स की और जो 5,000 शेयर्स हमने परचेज करी थे, इन दोनों की तो मैंने बात कर दी। इसके अलावा हमें 2 शेयर्स और मिले हैं, एक हमें बोनस शेयर्स मिले हैं, एक हमने राइट शेयर्स के लिए भी सब्सक्राइब किया। बोनस शेयर्स भी 5,000 मिले हैं, राइट शेयर्स भी आई थिंक 5,000 ही थे, तो 5,000 ये बोनस और राइट हमको मिला है। अब सवाल उठा, क्या इन पे कोई डिविडेंड मिलेगा, और अगर मिलेगा तो इन डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा, इस डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो भाई कॉमन सेंस लगाना है, अब यहां पे हमें कॉमन सेंस लगाना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, कोई लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करना है, दैट्स इट। ये बोनस शेयर्स और ये जो राइट शेयर्स है ये आए कब, डेट्स देखो, बोनस शेयर्स कब आए भाई, बोनस शेयर्स कब आए, किधर गया, ऊपर बताया था 2 अगस्त को, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च 2001 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद आए बोनस शेयर्स पिक्चर में। सिमिलरली राइट शेयर्स भी, अगर आप डेट देखोगे तो राइट शेयर्स भी हमारे को 31 मार्च के बाद आए, यानी बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स, ये जो 10,000 शेयर्स हैं, ये क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एग्जिस्ट करते भी थे, द आंसर इज नो।
भाई ये 10,000 शेयर्स का तो जन्म ही हुआ है 31 मार्च 2001 के बाद, इससे पहले तो ये शेयर्स थे ही नहीं। तो क्या जो शेयर्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में जन्म एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, क्या उन पे कोई डिविडेंड की हम बात करेंगे? लॉजिकली सोचो भाई, जो शेयर्स थे ही नहीं, जो कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर्स थे ही नहीं, क्या उन पे कोई डिविडेंड देगी कंपनी? ऑब्वियसली नहीं देगी। हाँ, अब जो नया फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी डिविडेंड होगा तो उसकी फिर भी बात हो सकती है, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो बीत चुका, उस टाइम पे ये 10,000 शेयर्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं थी, कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट? तो इसलिए इस पे तो कोई डिविडेंड की हम बात करेंगे ही नहीं, राइट? तो डिविडेंड सिर्फ किस पे मिलेगा? 20,000 शेयर्स जो पुराने पड़े हुए थे उस पे मिलेगा, और 5,000 शेयर्स जो हमने नए बाद में खरीदे 1 जून को, उस पे मिलेगा। 20,000 शेयर्स जो ओपनिंग शेयर्स थे उस पे जो डिविडेंड मिलेगा, दैट विल बी द पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, और जो 5,000 एडिशनल शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, दैट विल बी अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, तो देखो बिल्कुल एग्जॉस्टिव डिस्कशन करते हुए चल रहा हूं, ताकि जब अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, फिर है ना आपके दिमाग में कोई बात ना रहे कि इसका क्या उसका क्या, आप मेरे साथ साथ आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। चलो, ये बातें चिंता मत करना, मैं सारी बातें आपको आंसर में भी लिखवाऊंगा कि आप आंसर में कैसे लिखोगे इन्हीं बातों को, ये तो अभी हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। एस में कहता है 1 नवंबर सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। तो हमने 20,000 शेयर्स बेच दिए, है ना? प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर मतलब फिर से वही, कितने सेल प्राइस पे बेचे? 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 3 रुपए के प्रीमियम पे बेचा, तो यानी कहीं ना कहीं हमने 13 रुपए पे शेयर्स बेच दिए। ठीक है, तो शेयर्स बेचे तो इस पे हमें प्रॉफिट या लॉस की भी कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फिर कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन 31 दिसंबर 2001 वॉज 14 रुपीज। तो मार्केट प्राइस क्यों दे रहा है भाई आपको वो? इस मार्केट प्राइस का क्या रोल है? तो मोमेंट आपको ईयर एंड का मार्केट प्राइस दे दे कोई भी इन्वेस्टमेंट का, तो समझ जाना कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट को आपको करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना है ना? तो आपके क्वेश्चन में अगर क्लियरली बोल ले, या जैसे कि आपको याद होगा पिछली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, उससे पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें उसने बोला हुआ था कि शेयर्स हमारे करंट इन्वेस्टमेंट है, या इन्वेस्टमेंट जो भी है उसका नेचर करंट है, शॉर्ट टर्म है। इस सवाल में तो उसने डायरेक्टली नहीं बोली ये बात, लेकिन उसने इनडायरेक्ट बोली। कैसे बोली? उसने लास्ट में ईयर एंड का लास्ट डेट का मार्केट प्राइस बता दिया। तो इसका मतलब ये हमको इंटरप्रेट करना है अपने आप से कि भाई यहां पे जो आप इन्वेस्टमेंट बना रहे हो, जो आप इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हो, इसको आपको करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है ना? और करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने का मतलब कुछ नया नहीं करना, कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी, सिंपल फंडा लगाना है भाई। पहले कॉस्ट निकालना है, फिर मार्केट वैल्यू निकालना है, और ईयर एंड पे इस पे जो लोअर आ रहा है वो हमें अपनी किताबों में लेके चलना है। तो ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेप का काम होता है, अभी तो इसका कुछ करना नहीं, बस आपको मैंने बता दी बात। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन सिंघ्स बुक ऑन 31 दिसंबर 2001। मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2001 को, हम कहीं ना कहीं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट। तो देखो इसने अगेन हिंट दी कि आप वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, तो ये सब बात तो हम लोग कर लेंगे। तो पहले आपको फॉर्मेट पता है, अब आपको फॉर्मेट पता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कैसे फॉर्मेट बनाना है, तो आप फटाफट से पहले फॉर्मेट बना लो। मैंने तो फॉर्मेट बना रखा है पहले, मेरा फॉर्मेट ही रहा। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में फॉर्मेट बनाना सीखा था, तो आप वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मेट बना लो, फिर मेरे साथ साथ सवाल करना। चलो, तो मैं मान रहा हूं कि आपने फॉर्मेट बना लिया होगा, है ना? तो प्रॉपरली हेडिंग डालेंगे, जैसे हमने हेडिंग डालनी सीखी हुई है, जैसे हमने आपको सिखा रखी है, राइट? तो पूरा लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, राइट? और यहां लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है? इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो दिस इज द टेक्निकली करेक्ट वे ऑफ पुटिंग द हेडिंग। ठीक है, तो ये चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब एक एक करके सारी बातों को करते हैं, लिखते हैं। तो पहले तो उसने 1 जनवरी की ओपनिंग बैलेंस बता रखा है, तो वो डाल देते हैं टू बैलेंस बीडी। तो हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं। डिविडेंड एक्रूड डिविडेंड की तो इसमें कोई भी बात होती नहीं। कॉस्ट पर शेयर उसने कितना बता रखा था? 16 रुपए। तो 20,000 शेयर 16 रुपए पर शेयर, तो यानी ये कितना आ गया? ये आ गया 3,20,000।
3,20,000 आ गई इसकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल जिस ऑर्डर में आपको ट्रांजैक्शन दी है, अच्छी बात ये होती है कि जनरली आपको ऑर्डर में प्रॉपर ट्रांजैक्शन देता है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना, जिस ऑर्डर में बातें लिखी हैं उस ऑर्डर में आप एक एक करके काम करते हुए चलना है। जहां पे भी हमें वर्किंग्स करनी पड़ेगी वो हम नीचे जाके वर्किंग्स कर लेंगे। ठीक है, आओ अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई 1 जून को। 1 जून को हमने शेयर्स परचेज करे टू बैंक। ठीक है, कितने शेयर्स हमने परचेज करे, किधर गया, 5,000 शेयर्स हमने परचेज करे थे। अगेन डिविडेंड की तो इसमें कोई बात नहीं होगी परचेज के टाइम पे। और कितने रुपए पे, 14 रुपए पे परचेज करे, तो यानी कितना टोटल कॉस्ट आ गई मेरी 70,000। अच्छी बात यह है कि इसमें ब्रोकरेज, कमीशन, स्टैंप ड्यूटी, ये वो कुछ भी नहीं है, तो आपको ज्यादा हर बार कॉस्ट वगैरह की कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली यहां पे लिख लेना, ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, बोनस आया हमारे पास। नेक्स्ट उसमें हमारा क्या हुआ था, बोनस आया था, किधर की डेट, 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को हम लोग बोनस डाल देंगे टू बोनस इशू। ठीक है, और वैसे तो देखो मैं आपको सारी कैलकुलेशंस पहले ही बता चुका है ना, बोनस वगैरह की कैलकुलेशंस में बता चुका, बट स्टिल आप एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में तो आप क्वेश्चन के आगे पीछे नहीं करोगे ना, वहां तो आपको वर्किंग नोट में सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो आपको वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने आ जाएंगे, 25,000 पुराने शेयर्स थे, प्लस 5,000 शेयर्स हमने और खरीद लिए, और बोनस का रेशियो है 1:5 यानी इंटू 1/5। तो ये आ जाएगा अच्छा ओरिजिनली 20 थे, ओरिजिनली 20 थे, तो ये आ जाएगा 5,000 शेयर्स। ठीक है, राइट, तो ये हो गया वर्किंग नोट, है ना। और यहां पे मैंने वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे दिया कि आप वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाके देख सकते हो। हमने 5,000 शेयर्स हमें मिले बेसिकली बोनस के, डिविडेंड की वो कोई बात नहीं होगी, और बोनस में हम लोग कॉस्ट क्या लेते हैं, निल लेते हैं। ठीक है, ये भी बात खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, राइट्स की बारी आई। नेक्स्ट स्टेप में राइट्स की बारी आई, तो राइट्स की डेट क्या डालेंगे, 30 सितंबर है ना, उसने डेट बताई थी 30 सितंबर, हमें 30 सितंबर तक पेमेंट करनी है। तो 30 सितंबर टू बैंक, ये राइट्स है, और इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, इसकी हेडिंग डाल देते हैं राइट्स इशू। ठीक है, तो नंबर ऑफ राइट्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ राइट्स 20,000 शेयर्स पहले थे, प्लस 5,000 हमने खरीदे, प्लस 5,000 शेयर्स और हमें बोनस के मिल गए, तो टोटल अब हमारे पास कितने हो गए, 35,000 शेयर्स हो गए, सॉरी 30,000 शेयर्स हो गए, और बोनस का रेट है 1/3, ये बोनस का रेट है। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया था, है ना। इसमें से सवाल ने बोला नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स सब्सक्राइब्ड, तो 10,000 का 50%, दैट इज 5,000 शेयर्स। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू क्या रेट था, 15 रुपए था शायद, 15, तो ये आ जाएगी 75,000, है ना। अच्छा, राइट्स सोल्ड, राइट सोल्ड, रिमेनिंग 5,000 शेयर्स हमने, मतलब 5,000 शेयर्स का राइट हमने बेसिकली बेच दिया 1.5 रुपए में, 1.5 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो यहां पे हमें 7,500 रुपए मिल गए, तो लिख लेंगे हम लोग इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L एज इनकम। तो ये आपको लिखना है, इवन दो इसका रोल कोई आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, बट आपको ये एक्सप्लेनेशन डाल के आनी है, आपको बताना है एग्जामिनर को कि आपको ट्रीटमेंट पता है इसका क्या होता है। तो आप इसे ऐसी वर्किंग नोट में लिख के आ जाओगे कि आपको 7,500 रुपए जो मिल रहे हैं वो आप P&L में क्रेडिट कर दोगे।
ठीक है, तो देखो मेरी पूरी वर्किंग हो गई खत्म बढ़िया ढंग से। अब मैं सारी चीजें यहां पे डाल सकता हूं। तो यहां आ गया 5000 शेयर्स, कॉस्ट आ गई 75,000। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, बात डिविडेंड की बात आई थी। तो डिविडेंड रिसीव हम यहां डालते हैं। कौन सी डेट को डिविडेंड रिसीव हुआ है? 20 अक्टूबर को, है ना। 20 अक्टूबर को डिविडेंड रिसीव हुआ है बाय बैंक। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 आओ। डिविडेंड, है ना। तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हमने क्या बोला? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड 20,000 शेयर जो ओपनिंग पड़े हुए थे, इसकी नॉमिनल वैल्यू पर शेयर थी 10 रुपए और डिविडेंड का रेट 15% बोला है। और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ये भी आपको पता है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 30,000। फिर सिमिलरली प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स पे 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू है इंटू 15%। तो जो 5,000 शेयर्स हमने परचेज करे 1 जून को, उसकी बात कर रहा हूं यहां पे, है ना। तो उस पे जो हमने डिविडेंड बोला मिल रहा है वो है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये हो गया आई थिंक 7,500। इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट। इसको हम कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे और फिर एक नोट डाल देते हैं, नो डिविडेंड, नो डिविडेंड विल बी रिसीव्ड ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स as these were not existing। ये जीवित नहीं थे, एग्जिस्ट नहीं करते थे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ये शेयर्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड मिल रहा है उसमें एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इस पर कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो देखो ऐसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। खाली ये नहीं कि आपने आंसर लिख दिया, सारी कैलकुलेशन कर दी और डाल दिया। आंसर इससे कंप्लीट नहीं होता। आंसर ऐसे कंप्लीट होता है जब आप प्रॉपर सारी चीजें प्रेजेंट करके आओ, सारी चीजें एक्सप्लेन करके आओ, ठीक है। आई होप आप ये बातें भी छोटी छोटी नोट कर रहे होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करें। तो क्योंकि अभी से आप हैबिट लगाओगे इन चीजों की, तब जाके आपको एग्जाम के पास आते आते इसकी यूज तो होगे। नहीं तो उस टाइम अगर आप ये सब सीखने जाओगे, करने जाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमारा पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो आपका मेरे को ये भी प्रैक्टिस करानी, तो आप भी मेरे साथ साथ ऐसी करोगे, ठीक है। और होमवर्क के क्वेश्चन जब करोगे तब भी आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे। चलो, तो पोस्ट एक्विजिशन वाला जो डिविडेंड है वो तो हम उठा के यहां डाल देंगे और प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम लोग उठा के कॉस्ट से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये बात भी क्लियर हो गई। फिर क्या हुआ उसके बाद? हमने शेयर्स बेचे शायद नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हमारे शेयर्स बिके थे, हाँ राइट, और कुछ नहीं हुआ। तो शेयर्स बिके थे कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को। तो यही आएगा 1 नवंबर 2001 बाय बैंक, ठीक है। तो अब हम यहां सेल की बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड वर्किंग नोट हम लोग 4 पे बनाएंगे। तो कितने शेयर्स हमने बेचे? हमने 20,000 शेयर्स बेचे। डिविडेंड की तो इसमें कुछ बात नहीं होगी। कितने रुपए पे बेचे? हमने 3 रुपए के प्रीमियम पे बेचे, मतलब 13 रुपए पे कहीं ना कहीं बेचे। तो कितना आएगा? 2,60,000 आएगा शायद, 2,60,000, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, है ना। तो बल्कि चलो यहां पे लिख दिया तो लिख दिया। तो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हम लोग नीचे निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 पे। आओ, तो सेल ऑन 1 नवंबर 2001। तो सेल्स कंसिडरेशन कितनी है? तो ये तो वैसे लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। 20,000 शेयर्स बेचे 13 रुपए पे
तो यानी 2,60,000। अब हमको असली मेहनत किस पे करनी है, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स सोल्ड, और ये भी मैं आपको वैसे लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताई। आपके सामने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ रहा है, आपके सामने इतना जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ रहा है, सेल की एंट्री छोड़ दो, सेल की एंट्री छोड़ के बाकी जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ रहा है, जो कॉस्ट डेबिट साइड आ रही है उस कॉस्ट को ऐड कर दो, जो कॉस्ट आपने क्रेडिट में डाल रखी है, मतलब जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड वाला अमाउंट आपने क्रेडिट साइड पे डाल रखा है, उसको माइनस कर दो, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी शेयर की। और फिर नंबर ऑफ शेयर आपको पता है, नंबर ऑफ शेयर में आपको ये सब ऐड कर देना है, नंबर ऑफ शेयर में ये सब ऐड कर देना है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो आपको एवरेज कॉस्ट पता लग जाएगी कि आपकी शेयर्स की एवरेज कॉस्ट कितनी है ना। तो अगर आप डेबिट साइड का पूरा टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 320 प्लस, चलो मैं नीचे करके दिखाई देता हूं, है ना, 320, 70, 75 आओ। तो 320 प्लस 70 प्लस 75, और इसमें से 7,500 का कॉस्ट हमने माइनस कर दिया, तो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट। ये कितने शेयर्स की कॉस्ट है, ये कितने शेयर्स की कॉस्ट है, ये भी आपको ऊपर से ही पता लग जाएगा, जोड़ लो, 25, 30, 35 हो गए ना शेयर्स, तो ये 35,000 शेयर्स की कॉस्ट है। बस फिर यूनिटरी मैथ्स लग गई कि अगर ये 35,000 शेयर्स की कॉस्ट है तो 20,000 शेयर्स की कॉस्ट कितनी रही होगी, निकाल लो, बस यही करना है आपको। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,61,429, राउंड ऑफ कर लेता हूं 429। तो 2,61,429 रुपीज के शेयर्स मैंने 2,60,000 पे बेचे, कम दाम पे बेचे। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे मेरा लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया, देयरफॉर लॉस ऑन सेल 1429, ये मेरा लॉस ऑन शेयर हो गया। तो बस अब इसको ऊपर डाल देता हूं यहां पे, है ना। तो 1 नवंबर 2001 को बाय पीएनएल लॉस, ये भी हमने कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर 4 में कराई है। इस ऑल्टरनेटिवली आप वर्किंग नोट नंबर 5 अलग बना सकते हो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो मेरे हिसाब से तो एक वर्किंग नोट में ही दिखा दो तो सही रहता है, राइट। तो ये कितना आ गया, 1429। सिंपल बात हो गई, बात खत्म, राइट। तो अब और तो कुछ नहीं हुआ, अब अपनी क्लोजिंग डेट पे आ जाओ, क्लोजिंग डेट पे आ जाओ 31 दिसंबर 2001। अब मुझे क्लोजिंग वैल्यू करनी है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है, बेसिकली अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स देखते कितने बचे होंगे हमारे पास, 35,000 हो गए थे, 20,000 बिक गए, तो इसका मतलब 15,000 शेयर्स मेरे पास बचे, ठीक है। तो सारे कॉलम्स को आप क्लोज करना एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम क्लोज हो गया, ठीक है। फिर डिविडेंड कॉलम को क्लोज कर लो, कितना आ रहा है डिविडेंड कॉलम का टोटल, 30,000, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा 30,000 का। तो इसको हम ईयर एंड में क्या कर देंगे, इनकम है, डिविडेंड है, इनकम है, तो बेसिकली इसको हम लोग ईयर एंड में पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, टू पीएनएल ट्रांसफर, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है। सो दिस इज ऑल्सो डन। चलो अब नेक्स्ट है आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर की कैलकुलेशन करनी है। तो बेसिकली आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स एट ईयर एंड पे बेसिकली निकालना है उसको। तो वर्किंग नोट नंबर 5 पे आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2001, ठीक है। तो पहले कॉस्ट निकाल लो, कॉस्ट कितनी आएगी, एवरेज कॉस्ट, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने पड़े हुए हैं हमारे पास क्लोजिंग डेट पे, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स पड़े। तो कॉस्ट बिल्कुल जैसे आपने ऊपर कैलकुलेट किया यहां पे, बिल्कुल ये वाली जो कैलकुलेशन करी, बस इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो अब मैं डायरेक्टली फिगर लिख लेता हूं, इसका टोटल ही लिख लेता हूं वापस से, इतना बड़ा पूरा लिखने की जगह। तो कॉस्ट आ रही थी मेरी टोटल 457,500। ये कितने शेयर्स की कॉस्ट आ रही थी, ये आ रही थी 35,000 शेयर्स की,
जिसमें से हमें 15,000 शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है। सिंपल। तो आओ निकाल लेते हैं ये भी। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1,96,071। 1,96,071। एक बार चेक कर लो कि मार्केट वैल्यू कहीं कम तो नहीं है इस कॉस्ट से। मार्केट वैल्यू कम तो नहीं है। तो 15,000 शेयर्स हैं और मार्केट प्राइस दे रखी है 31 दिसंबर की 14 रुपए। तो कितनी आ गई मार्केट वैल्यू? 2,10,000 है ना। तो देयरफॉर लोअर ऑफ टू क्या हो गया? लोअर ऑफ टू ये आ गया 196,071। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ माय क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं ऊपर डाल देता हूं। और ये वैल्यू अगेन अब वैसे निकाल सकते थे एज बैलेंसिंग फिगर भी। आप इसको एज बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते थे, क्योंकि आप अगर अपना अकाउंट का टोटल करोगे तो ये मैच कर जाएगा। एक बार टोटल करके देख ला, दोनों साइड मैच कर जाएंगी। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि प्लीज शॉर्टकट मत मारना। ऐसा चेक करने के लिए एक बार आप वापस से कैलकुलेशन कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। हालांकि बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, बट कैलकुलेशन दिखा देना, बिकॉज दैट इज अ बेटर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इस क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, 200% लिख लो। किसी भी हाल ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर आप कह सकते हो एक प्रकार से आपका रिवाइज होने वाला है इसी अकेले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन द ईयर 2001-2। तो 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू ₹100। तो एक इन्वेस्टमेंट ये है 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसकी नॉमिनल वैल्यू ₹100 बता रखी है। इसमें उसने ट्रांजैक्शंस बता रखे हैं। 1 अप्रैल को कह रहा है ओपनिंग बैलेंस था हमारा, जिसमें हमारे पास 1200 बॉन्ड्स थे, जिसकी बुक वैल्यू थी 1,26,000। फिर 2 मई को परचेज किया हमने और 2000 बॉन्ड्स एट ₹100 कम इंटरेस्ट। ध्यान रखना, ये कम इंटरेस्ट प्राइस पे हमने परचेज करा। फिर 30 सितंबर को कहता है सोल्ड 1500 बॉन्ड्स एट ₹105, और जो ये सेल प्राइस उसने दी वो यहां पे एक्स इंटरेस्ट दी। राइट, इसके अलावा नीचे कहता है इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो वही याद होगा, हमने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के क्वेश्चंस करे थे। तो यहां पे रेखा खींच लेते हैं कि हमारी इंटरेस्ट कब कब होगा। तो एक इंटरेस्ट हमारा यहां पे होगा, 30 जून बोला है ना, एक इंटरेस्ट हमारा यहां पे हो जाएगा। पहली दोनों ट्रांजैक्शंस के बाद हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और फिर हमारा अगला इंटरेस्ट यहां पे होगा लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद। ठीक है, तो ये हमारा अगला इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी इन्वेस्टमेंट भी बता रखी है। ये तो बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब उसने एक और इन्वेस्टमेंट बता रखी है, इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यानी कि सवाल में क्या हो गया, दो इन्वेस्टमेंट्स आगे पिक्चर में। अब के आपको क्या करना पड़ेगा, दो इन्वेस्टमेंट के खाते बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आओ अब इक्विटी शेयर्स की कहानी क्या कहता है। 15 अप्रैल को कहता है परचेज्ड 5000 इक्विटी शेयर्स एट ₹200 ऑन कम राइट बेसिस। ठीक है, तो कम राइट बेसिस पर ज्यादा गौर मत करो। तो बेसिकली हमने ₹200 पे परचेज करे अपने इक्विटी शेयर्स। फिर ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑन कम राइट प्राइस, मतलब वही जिस प्राइस पे हमने खरीदे उसी प्राइस पे 1% का ब्रोकरेज वॉज पेड इन एडिशन। और नॉमिनल वैल्यू बता दी उसने शेयर्स की ₹10। ₹10 नॉमिनल वैल्यू बता दी उसने शेयर्स की। ठीक है जी, अच्छा, 3 जून को कहता है द कंपनी अनाउंस अ बोनस इशू ऑफ 2 शेयर्स पर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। हर 5 के बदले 2 शेयर्स बोनस के इशू कर दिए कंपनी ने। कौन सी डेट को, 3 जून को। फिर 16 अगस्त को कहता है द कंपनी मेड अ राइट्स इशू ऑफ 1 शेयर
फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट ₹250 पर शेयर। तो अब उसके बाद 16 अगस्त को क्या हो गया, राइट इशू भी हो गया। द एंटायर मनी वॉज पेबल बाय 31 अगस्त। ठीक है, तो राइट शेयर्स पे हम जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो हम कौन सी डेट डालेंगे, जो हम परचेज की डेट लेंगे, कौन सी डेट लेंगे हम लोग, 31 अगस्त। ठीक है, बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम कहानी। फिर कहता है 22 अगस्त को राइट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वॉज सोल्ड एट ₹60। तो जितने भी हमें राइट्स मिले उसका 20% हमने बेच दिया ₹60 पे। द रिमेनिंग राइट्स पर सब्सक्राइब, मतलब बैलेंस 80% हमने सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सारी कर लेंगे। 2 सितंबर को कहता है डिविडेंड एट 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 वॉज रिसीव्ड ऑन 16 सितंबर। ठीक है, तो यानी ये फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सेम कहानी है, फाइनल डिविडेंड है। और यहां पे भी क्या ध्यान रखना है, यहां पे भी वही ध्यान रखना है कि एक जो बोनस है और जो हमारा राइट्स है, इस पे क्या कोई डिविडेंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल सेम रीजन से नहीं मिलेगा डिविडेंड जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो उस पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो डिविडेंड हमको मिलेगा वो किस पे मिलेगा, इस शेयर पे मिलेगा। ओपनिंग तो यहां पे शायद कुछ था नहीं, तो इस पे हमको डिविडेंड मिलेगा। तो यानी कि ओपनिंग बैलेंस पे जो हमें डिविडेंड मिलेगा ये सारा का सारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 15 अप्रैल को शेयर्स परचेज करे, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड हमें मिल रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो हमारे पास शेयर्स थे ही नहीं, हम शेयर से मालिक थे ही नहीं, फिर भी हमें डिविडेंड मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। ठीक है, तो दो बातें हो गई, बोनस और राइट पे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, और दूसरी बात जो डिविडेंड हमें अपनी परचेज शेयर्स पे मिलेगा वो हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। आई होप अपने आप से आप ये चीजें अब आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, पिछले सवाल में कहानी एक्स्ट्रा क्या थी कि हमारे पास ओपनिंग डेट पे भी शेयर्स पड़े हुए थे। अगर आप पिछला जो मैंने आपको सवाल कराया उसको देखोगे तो वहां पे ओपनिंग डेट पे भी शेयर्स हमारे पास पड़े हुए थे। तो वो ओपनिंग डेट पे जो हमें डिविडेंड, जो ओपनिंग डेट पे जो शेयर्स थे उस पे जो डिविडेंड हमें मिला था वो हमने पोस्ट एक्विजिशन लिया था, और जो शेयर्स हमने परचेज करे थे उस पे जो हमें डिविडेंड मिला था उसको हमने प्री एक्विजिशन लिया था। इस सवाल में सिर्फ एक चेंज ये हो गया कि हमारे पास ओपनिंग डेट पे कोई शेयर्स थे ही नहीं, इसलिए फाइनल डिविडेंड जो मिला वो पूरा का पूरा मेरे लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, बिकॉज ये मेरे को पूरा का पूरा जो शेयर्स मैंने 15 अप्रैल को परचेज करे उस पे मिला होगा, तो ये मेरे लिए प्री एक्विजिशन नेचर का। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, फिर कहता है 15 दिसंबर को अगली बात, 15 दिसंबर को वी सोल्ड 3000 शेयर्स एट ₹300, ब्रोकरेज ऑफ 1% वॉज इनकर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, सेल है, सेल प्राइस है, उस पर ब्रोकरेज भी करना इनकर कर लेंगे। 15 जनवरी को रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 1/2, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है, जो करंट ईयर चल रहा है उसका हमें डिविडेंड मिला, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो अब ध्यान रखना ये जो इंटरिम डिविडेंड हमें मिलेगा ये कौन सी डेट को मिला है, ये 15 जनवरी को मिला है। अब ये इंटरिम डिविडेंड है, इसका मतलब आप ये मान लो कि 15 जनवरी को मेरे पास जो भी शेयर्स पड़े होंगे, जो भी शेयर्स मेरे पास पड़े होंगे सब पे मुझे डिविडेंड मिलेगा, इंक्लूडिंग अब ध्यान रखना यहां पे बोनस और राइट की शेयर्स भी मेरे पास पड़े होंगे, बिकॉज ये इंटरिम डिविडेंड है। ध्यान रखना करेंट ईयर का डिविडेंड है, पिछले साल का नहीं, करेंट ईयर का। ठीक है, तो हमारे पास एज ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड रिसीव हमारे पास जो भी शेयर्स पड़े होंगे सब शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलेगा। तो दैट मींस कि बोनस शेयर पे भी डिविडेंड मिलेगा और राइट शेयर्स पे भी डिविडेंड मिलेगा। दूसरी बात, ये जो डिविडेंड मिल रहा है, ये जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, ये कौन से नेचर का होगा, प्री का या पोस्ट का, बताओ। ये होगा पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, तो ये सच, क्योंकि करेंट ईयर का डिविडेंड है तो ये हम लोग पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और लास्ट आपका 31 मार्च को क्लोजिंग डेट पे द शेयर्स वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट ₹220। इसका मतलब वही बात हो गई, आपको फिर से मानना क्या है, इंटरप्रेट क्या करना है कि ये मेरे लिए करंट इन्वेस्टमेंट है, तो अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्लोजिंग डेट पे आपको मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, और दोनों में से लोअर क्या है ये चेक करना पड़ेगा। राइट, फिर कहता है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आपको इस सवाल में कितने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने हैं, सर हमको 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने हैं। अज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। तो ठीक है, क्वेश्चन वैसे भी कुछ और नहीं बोलता, तो हम लोग अपने आप से एवरेज कॉस्ट मेथड ही फॉलो करते हैं।
क्वेश्चन बोल देता है फीफो फॉलो करो तो फीफो फॉलो करते हैं, अन्यथा हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना फ्यूचर के लिए भी, एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन में अगर वो कुछ मेथड ना मेंशन करे तो वी ऑलवेज फॉलो एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एवरेज कॉस्ट निकालना सिखाया ना, तो बिल्कुल हम लोग वैसी कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें तो उसने क्लियरली बोल ही दिया, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कहता है एंड नो डिविडेंड्स इज रिसीव्ड ऑन बोनस शेयर्स एज बोनस शेयर्स आर डिक्लेयर्ड ऑन 3 जून। तो ये तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया, बोनस क्या, इसमें तो राइट शेयर्स पे भी हमको डिविडेंड नहीं मिलेगा। हमने ये भी बोल दिया कि राइट शेयर्स पे भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, बिकॉज चाहे बोनस शेयर्स ले लो चाहे राइट शेयर्स ले लो, दोनों भी ऐसे शेयर्स है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, तो इसलिए हमको दोनों भी शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये तो हमने बात करी ली, तो बस उसी चीज के यहां पे वो लिख रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे भी नहीं है। चलो, तो अब इस सवाल में हम काम कैसे करेंगे, देखो भाई, कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, क्वेश्चंस के मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं, सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर करा चुका हूं। आई डोंट थिंक एज सच कोई नया पॉइंट आया, एक दो छोटा मोटा बारीकियां निकल जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक नया इंटरिम डिविडेंड की कहानी आ गई कि हमें इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हमें बोनस और राइट दोनों पे निकालना है। तो इस प्रकार की छोटी मोटी बारीकियां जरूर आ रही है, बट कॉन्सेप्चुअली अगर देखोगे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो मैंने आपको नहीं करवा रखा। तो अब यहां पे थोड़ी मेहनत आप करोगे, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा। ठीक है, मिल बांट के काम करना है अब हमको यहां पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको सारी वर्किंग्स बनवाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा, आप मेरे साथ पूरा क्वेश्चन करोगे, मैं आपको सारी वर्किंग्स कैलकुलेशंस करवाऊंगा प्रॉपरली, जैसे अभी तक मैं आपको करा रहा था, प्रॉपर वर्किंग्स करवाऊंगा। अकाउंट मैं नहीं बनाऊंगा, अकाउंट आप बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, सब कुछ पता है, कहां कौन सी चीज आती है, अब सब कुछ आप जान गए हो। अकाउंट आप बनाओगे, अभी बनाओगे, ये नहीं कि बाद में बनाओगे, अभी बनाओगे। सवाल हम पूरा भी साथ में करेंगे, खाली इतना ही फर्क है कि अकाउंट मैं नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा अपने साथ शॉर्टकट मार लूंगा, बट आप शॉर्टकट नहीं मारोगे क्योंकि एग्जाम आपको देने, मुझे तो नहीं देने, मेरे एग्जाम के दिन जा चुके, तो मैं अब शॉर्टकट्स मार सकता हूं, आप नहीं मार सकते। तो आप तो पूरा क्वेश्चन करोगे, बट डोंट वरी, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा आपको क्या क्या करना है, बस मेरे साथ साथ आपको ये काम करना है। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला ये क्वेश्चन अच्छा है, बिकॉज आपका मोर और लेस पूरा चैप्टर एक प्रकार से काफी अच्छा रिवाइज हो रहा है, तो थोड़ा काम अपने हाथ से करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये क्वेश्चन पहले बिल्कुल नए पेज से स्टार्ट करना। ठीक है, आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, इसमें 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट हाफ हम लोग बॉन्ड का अकाउंट बना देंगे, सेकंड हाफ में हम लोग शेयर्स के इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेंगे। लगभग लगभग दोनों सेम साइज का अकाउंट बनेगा, तो बिल्कुल आधा आधा बांट लो चाहे तो। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग 2 क्वेश्चन की तरह मान के चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बॉन्ड्स की बात करेंगे, हम लोग पहले पूरा बॉन्ड का जो हमारा अकाउंट है बना लेंगे। राइट, तो पहले हम बॉन्ड का अकाउंट बनाएंगे। तो फर्स्ट आप पहले नया पेज लो, क्वेश्चन नंबर डालो, राइट, और पहले आप बॉन्ड का फॉर्मेट बना लो, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड का पूरा फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया। तो फर्स्ट आप वो बना लो, मैं आपका वेट करूंगा, मतलब मैं क्या वेट करूंगा, तो रिकॉर्डेड है, तो आप पॉज करके पहले अकाउंट बना लो। हाँ, अब ये हो सकता है अगर आप थोड़ा सा चालाकी करके आंसर में झांकने जाओ तो आपको यहां पे एक चीज दिखेगी कि इन लोगों ने जो अकाउंट बना रखा है उसमें फर्स्ट कॉलम में नॉमिनल वैल्यू ना लेके नंबर ले रखा है, जबकि मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि बॉन्ड का अकाउंट मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो बॉन्ड डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं उसमें आप फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का हेडिंग बना लो और शेयर्स में आप नंबर का बना लो। तो इसको देख के घबराना मत। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, कहीं रूल नहीं लिखा, आप नंबर की हेडिंग भी, नंबर का कॉलम भी बना सकते हो, आप नॉमिनल वैल्यू का भी कॉलम बना सकते हो। या ICAI की पुरानी आदत रही है, इनको आदत ही नहीं है कि ये अपनी स्टडी मटेरियल में कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, है ना, ये अक्सर देखने को मेरे को मिलता ही है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज है, कहीं पे नंबर का कॉलम बना लेते हैं, कहीं पे नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बना लेते हैं और कहीं पे कोई उस चीज की एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते। बट आपको तसल्ली में दे देता हूं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपकी श्रद्धा है, आपको नंबर का बनाना है आप नंबर का बनाओ, आपको नॉमिनल वैल्यू का बनाना है आप नॉमिनल वैल्यू का बनाओ, बाद उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बॉन्ड्स में, क्योंकि मैंने आपको नॉमिनल वैल्यू सिखा रखा है तो मैं इसको नॉमिनल वैल्यू में आपके साथ साथ कन्वर्ट कर दूंगा। तो आंसर हम यहीं से देखते रहेंगे प्रेजेंटेशन, राइट, तो इसको हम नॉमिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। और नॉमिनल वैल्यू में कन्वर्ट करने का कोई मतलब थोड़ी है, क्या मतलब है, पर बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू उसने 100 दे रखी है, तो यहाँ पे जो भी फिगर्स आ रही है उसको इंटू 100 कर देंगे तो आपकी ये नॉमिनल वैल्यू आके आ जाएगी, और कुछ थोड़ी करना है। ठीक है, तो आप पहले फॉर्मेट तैयार कर लो,
ठीक है, नॉमिनल वैल्यू का आपको कॉलम बनाना है, आप नॉमिनल वैल्यू बना लो, नंबर का बनाना है नंबर का बना लो। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, आपको जो करना है करो, बट आप पहले फॉर्मेट पूरा प्रॉपरली जैसे मैंने सिखाया है बना लो, फिर मेरे साथ साथ करना। सारी वर्किंग्स करवाऊंगा मैं आपको, वर्किंग्स प्रॉपरली करेंगे। और हम लोग बॉन्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आधे पेज पे बनाना, पूरे पेज पे मत बना देना, आधे पेज पे बनाना। और शेयर्स वाला काम हम लोग फिर बाद में करेंगे, पहले हम बॉन्ड का काम निपटा देंगे, ठीक है। तो बना लो, फिर मैं आपसे मिलता हूं। चलो जी, ठीक है, बना लिया होगा आपने, नहीं तो पॉज करके बना लेना। तो वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलो, सारी मैं वर्किंग्स करा रहा हूं, मैंने आपको बोला प्रॉपरली वर्किंग्स करेंगे, है ना। तो एक पेज पूरा छोड़ के अगले पेज पे आप वर्किंग्स कर लेना सारी। तो वर्किंग नोट नंबर 1 आओ। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस डाल दो, है ना, अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस डाल लो 1 अप्रैल का, टू बैलेंस बीडी। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस बीडी, ठीक है, मतलब बैलेंस बीडी डाल दो। और आप क्या लिख दोगे यहां पे, 1,20,000, 1,20,000। अगर आपने नॉमिनल वैल्यू का कॉलम बनाया, नंबर का कॉलम बनाया, तो ये लिख दोगे, ठीक है। बुक वैल्यू उसने डायरेक्टली दे रखी थी 1,26,000, ये एज इट इज डाल दोगे। हमें एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो मेरे लिए वर्किंग नोट नंबर 1 क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ये मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। तो आप मेरे साथ साथ वर्किंग भी करते रहना और फिर उसको डालते भी रहना, ठीक है। तो क्या सीखा हुआ है हमने, सिंपल है, जो भी डेट है उस डेट से जस्ट पहले देख लो कि कौन सी डेट को लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा, और फिर आप महीनों की कैलकुलेशन कर लो। यहां पे 1 अप्रैल की कहानी स्टार्ट हो रही है, 1 अप्रैल को, और आपको इंटरेस्ट की डेट्स भी पता है, 30 जून और 31 दिसंबर। तो 1 अप्रैल से जस्ट पहले कौन सी तारीख को इंटरेस्ट मिला होगा, सर हमको 31 दिसंबर को मिला होगा, 31 दिसंबर 2000 टू बी वेरी एग्जैक्ट, ठीक है। तो यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड होगा। सो हम लोग 3 महीने का इंटरेस्ट यहां पे निकाल लेंगे। आओ, तो कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 1200 बॉन्ड्स हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 12% है, और कितने महीने का निकालना है हमको, 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3600, ये आ रहा है 3600, ठीक है। तो आप डाल दोगे आप अपने अकाउंट में 3600। तो देखो यहां पे चेक करते हुए चलेंगे, ये आ गया 3600। तो डाल दो, पहले पूरा ओपनिंग बैलेंस डाल दो, वर्किंग कर लियो आपने, और पहले आप पूरा बैलेंस डाल देना। जहां पे आप पीछे रह जाओ वहां पे आप वीडियो पॉज करके पहले कर लेना, बट ये क्वेश्चन आपको साथ साथ पूरा करना है, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहा, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं करना, आपको करना है, ठीक है। तो पहले आपने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। चलो तो आओ नेक्स्ट पढ़ते, फिर क्या हुआ। फिर 2 मई को हमने 2000 बॉन्ड्स परचेज करे 100 रुपए के कम इंटरेस्ट प्राइस पे, ठीक है। आओ, तो वर्किंग नोट नंबर 2 मेरा क्या हो गया, वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया परचेज ऑन 2 मई, परचेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि अब हमें यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पे दो इन्वेस्टमेंट है, तो स्पेसिफाई करते हुए चलेंगे। परचेज ऑफ बॉन्ड ऑन 2 मई 2001। चलो, तो पहले कॉस्ट निकालो। तो परचेज प्राइस एक्स सॉरी कम इंटरेस्ट दे रखी है, कम इंटरेस्ट दे रखी है। तो हमने 2000 बॉन्ड्स परचेज करे इनटू 100 रुपीज के, तो ये कितना आ गया, 2 लाख। अब इसमें आप हाथ के हाथ एक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर लो, एक्रूड इंटरेस्ट 2 लाख का फेस वैल्यू है, 12% का इंटरेस्ट का रेट है, और कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू होगा वही चेक कर लो। 2 मई, एक काम आप करना, ये 2 मई को ना 1 मई कर देना, 2 मई को चेंज करके 1 मई कर देना, ठीक है। एक छोटा सा काम कर लो, लिख दिया उन्होंने 2 मई, बट कैलकुलेशन उन्होंने महीने में ही करी है, तो दिन को तो इन्होंने इग्नोर करा है, तो हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो या जो भी एरर है, आप इसको 1 मई कर लो, ठीक है। तो 1 मई मानो, ये 1 मई, राइट। चलो, तो 1 मई से जस्ट पहले वही 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिला होगा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
अप्रैल तक, है ना, 4 महीने का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो बस इंटू 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का इसका इंटरेस्ट हो गया। तो चेक कर लेते कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 8,000, 8,000। तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई? मेरी कॉस्ट आ गई 1,92,000। इस पे कुछ ब्रोकरेज वगैरह तो है नहीं, तो छोड़ दो। ये मेरी फाइनल कॉस्ट निकल के आ गई, और हाथ के हाथ मेरा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया, मेरा इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो गया। चलो, तो आओ इसी चीज की हम लोग पोस्टिंग देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो देखो, इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में को हमने परचेज करा 2,000। अगर आप नॉमिनल वैल्यू में लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 लाख, ठीक है। 8,000 का इंटरेस्ट हमने निकाल दिया, कॉस्ट हमने निकाल दी, ठीक है। इनका वर्किंग नोट छोड़ो, आप अपना वर्किंग नोट का नंबर डालते रहना। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है, और यहां पे हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। तो हम अपनी वर्किंग नोट की रेफरेंसेस डालते रहते हैं, ठीक है। तो डाल दिया होगा आपने, ये भी पोस्टिंग कर ली होगी, कैलकुलेशन कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले क्या आ गई? इंटरेस्ट की डेट आ गई, इंटरेस्ट की डेट आ गई। आओ, वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन 30th June 2001। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो अब हमारे पास कितने रुपए के बॉन्ड है? अब हमारे पास कितने फेस वैल्यू के बॉन्ड है 30 जून तक? ये आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से चेक कर सकते हो। 1,20,000 के ओपनिंग डेट पे थे, और 2 लाख हमने और खरीद लिए, यानी अब टोटल मेरे पास 3,20,000 रुपए के बॉन्ड है अभी तक, है ना। तो कितना? 3,20,000 के बॉन्ड है। इस पे हमें 12% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो मोटा मोटा 6% निकाल लो। तो कितना आ रहा है ये? 19,200, 19,200। तो देखो, चेक कर लो, आ जाओ चेक कर लो इसको। ये आ गया मेरे इंटरेस्ट की एंट्री 30 जून को, 30 जून को इंटरेस्ट की एंट्री आ गई। तो इसमें हमारा वर्किंग नोट नंबर इन्होंने यहां दिखा रखा है, मैं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 डाल देता हूं, ठीक है। तो ये हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में करा, राइट। तो डाल दो आप, इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट कर लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। चलो, फिर क्या हुआ? 30 सितंबर को हमने 1,500 बॉन्ड्स बेचे 105 रुपए पे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हमने 1,500 बॉन्ड्स बेचे। आओ, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, सेल ऑफ बॉन्ड्स ऑन 30th September। चलो, तो सेल्स वैल्यू कितनी है मेरी? 1,500 इंटू 105। एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही है, तो आपको इंटरेस्ट वगैरह माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ब्रोकरेज वगैरह कुछ है नहीं, कुछ आपको वो सब एडजस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो ये आपका डायरेक्टली सेल वैल्यू आ गई। अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो उसके लिए आप पहले एवरेज कॉस्ट निकालोगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स सोल्ड, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा है कि आपको एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करना है। तो अब ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सिंपल है भाई, बिल्कुल जैसे आपने शेयर्स में कैलकुलेट किया, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना। अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को छांक के देख लो, तो अभी तक आपके पास एक ये 1,26,000 के बॉन्ड्स है, प्लस आपके पास ये 1,92,000 रुपीज के बॉन्ड्स है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 3,200 बॉन्ड्स, 3,200 बॉन्ड्स है। तो 3,200 बॉन्ड्स की कॉस्ट है ये। तो लिखो, तो देखो 1,26,000 के ओपनिंग बैलेंस था, प्लस हमने 1,92,000 के कॉस्ट के बॉन्ड्स और खरीदे थे। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट है। ये कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स की टोटल कॉस्ट है? ये मेरे 3,200 बॉन्ड्स की कॉस्ट है। मैंने बेचे कितने हैं? मैंने बेचे हैं 1,500 बॉन्ड्स। तो बस प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आ गई मेरी, चेक कर लो कितनी आ रही है। डिवाइड बाय 3,200 इंटू 1,500। तो देखो ये आ रही है 1,49,062.5। आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, एग्जैक्ट 0.5 आ रही है तो एग्जैक्ट 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने रुपए के एवरेज कॉस्ट के बॉन्ड्स हमने इतने रुपए पे बेचे, कम कॉस्ट के बॉन्ड ज्यादा प्राइस पे बेचे, देयरफॉर मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल कितने रुपए का प्रॉफिट आ गया? 8,437.5। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट की तो बात होगी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड सोल्ड,
या फिर आप इसको एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड सोल्ड। कितना इंटरेस्ट मैं बेचूंगा, मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो 1500 बॉन्ड्स हैं, 100 रुपए के, 12% का रेट है, कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगा। बिके कब, बिके कब हमारे 38 सितंबर को बिके, 38 सितंबर। इससे पहले इंटरेस्ट कब मिल गया था, 30 जून को मिल गया था। तो कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया या एक्रू हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया। तो बस 3 महीने का ये इंटरेस्ट निकाल लो, बस सिंपल। सब कर चुके, कोई भी चीज नई नहीं होगी आपके लिए, सब कर चुके अब आप। 4500 बस। अब इसको आपको पता है कहां कहां पोस्ट करना है, तो चेक कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो ये आ गई सेल, बस इन्होंने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ले रखा है। अगर आप वैल्यू ले रहे हो तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.5 लाख की, नहीं सॉरी, हाँ 1.5 लाख की, है ना। तो 4500 का, तो 4500 का इंटरेस्ट आ गया, ये रहा 4500 का इंटरेस्ट मैच हो गया। ये तो 157,500 आई जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। और साथ ही साथ अगर आप यहां देखोगे तो यहां मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया 8437.5, ये भी हमने बराबर कैलकुलेट कर लिया। तो देखो सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो डाल दो आप, ठीक है, साथ साथ डालते रहना। और इसके बाद फिर अब तो कुछ नहीं है, अब आपका क्लोजिंग डेट आ गई, मतलब अब आपका अगला इंटरेस्ट की डेट आ गई, सॉरी इंटरेस्ट की डेट पहले आ गई 31 दिसंबर को। तो आओ, तो ये वर्किंग नोट नंबर मेरा 5 होगा। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर भी डालते रहना वहां पे, अपने अपने हिसाब से डालते रहना। तो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 4 पे किया मैंने, ठीक है। ये भी मेरा जो हुआ था, ये भी वर्किंग नोट नंबर 4 पे हुआ था। तो मैं अपनी वर्किंग नोट नंबर के हिसाब से डाल रहा हूं, ठीक है। चलो अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2001। कितने बॉन्ड्स पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, चेक कर लो। कितने बॉन्ड्स पे मेरे को इंटरेस्ट मिला था, मिलेगा 3200 बॉन्ड्स थे मेरे पास, जिसमें से 1500 तो बिक चुके। तो कितने बॉन्ड्स बच गए मेरे पास, 1700 बॉन्ड्स ही बच गए। अब मेरे पास 1700 बॉन्ड्स ही है ना, 3200 थे, लेकिन उसमें से मैंने 1500 बेच दिए, तो सिर्फ 1700 बॉन्ड्स बच गए। तो यहां पे चाहे लिख लो 3200 बॉन्ड्स थे, जिसमें से 1500 मैंने बेच दिए। तो अब मेरे पास कितने बच गए, 1700 बॉन्ड्स। तो 1700 इंटू 100 इंटू 12% का रेट है, और 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 10,200, 10,200, ठीक है। आ गई, देखो चेक कर लो, ये आ गया मेरा 10,200। तो ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 5, ये हम वर्किंग नोट पे दिखा रहे हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। अब बस 31 मार्च क्लोजिंग डेट पे देख लो कि आपकी बॉन्ड्स की कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1700 बॉन्ड्स ऑन 31 मार्च 2002, दैट इज क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट पे मेरी कॉस्ट कितनी है ये भी निकाल लो, और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो हमने ऊपर कैलकुलेशन करी थी कॉस्ट की, ये सेम कैलकुलेशन ले लो। तो 1,26,000 प्लस 1,92,000 कितना आ रहा है, तो इसका टोटल आ रहा है 3,18,000, टोटल आ रहा है 3,18,000। तो ये मेरी टोटल कॉस्ट है। तो वही बात है भाई, 3,18,000 अगर 3200 बॉन्ड्स की कॉस्ट है, तो 1700 बॉन्ड्स की कितनी, बस निकाल लो। तो ये कितनी आ रही है, 1,68,937.5। बस ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 6। आ जाओ 1,68,937.5। अच्छा हाँ, एक्रूड इंटरेस्ट, क्लोजिंग डेट पे हमें एक्रूड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 7 कर लेते। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2002, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है भाई, हमारे पास 1700 बॉन्ड्स हैं, 100 रुपए के, 12% का इंटरेस्ट का रेट है। कितने महीनों का लोगे, कितने महीनों का लोगे, 31 दिसंबर तक तो इंटरेस्ट मिल गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला। तो अगेन
3 महीने का इंटरेस्ट मेरा एक्रू हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 5100। 5100 अब चेक कर लो, अब हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई। तो देखो 5100 ये हो गया। यहां पे हम लोग अगर नॉमिनल वैल्यू लेंगे तो 1,70,000 आ जाएगा। कॉस्ट मेरी बराबर आ गई। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर क्या हो गया 6 और 7 है ना। तो मैं लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 6 और 7 पे मेरी ये कैलकुलेशन हो गई। ऑल्टरनेटिवली आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो बैलेंसिंग फिगर भी आपकी यही आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होता है आपको, बस अकाउंट क्लोज करना है ना। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स का जो अकाउंट है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का अकाउंट है, ये मैच हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्ट वाला कॉलम क्लोज कर दोगे, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगी, बैलेंसिंग फिगर जो भी आ रही होगी उसको उठा के पीएनएल में डाल दोगे क्लोजिंग डेट पे। तो ये भी क्लोज खत्म हो गया। और कॉस्ट का जो कॉलम है वो तो टैली कर ही जाएगा अपने आप। तो देखो यहां तक पहले तसल्ली कर लो, पहले आप यहां तक पूरा कंप्लीट कर लो अपना अकाउंट। तो बॉन्ड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम लोग शेयर्स वाले पार्ट पे आएंगे। चलो शेयर्स वाले पार्ट पे आते हैं। तो अब पहले आप फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना लो। अब ये रहा फॉर्मेट आपका, कॉपी कुछ मत करो, सिर्फ फॉर्मेट बना के रेडी कर लो और फिर मेरे साथ साथ करना। तो इसकी भी वर्किंग हम लोग कंटिन्यूएशन में करेंगे। चलो फॉर्मेट बना लिया। आओ ध्यान रखना क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है तो जो वर्किंग्स हमारी चलेगी वो कंटिन्यूएशन में चलेगी, ये बात ध्यान रखना। बिकॉज द क्वेश्चन आर सेम। आप ये नहीं बोलोगे कि बॉन्ड्स है तो उसकी 1 2 3 4 करके वर्किंग नोट है, फिर शेयर्स है उसकी 1 2 3 4 है, ऐसे नहीं होगा। बिकॉज ये वर्किंग सारी पार्ट ऑफ एक ही क्वेश्चन की है, तो हमारी कंटिन्यूएशन में वर्किंग्स चलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो तो पहले हम लोग पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। शेयर्स की क्या ट्रांजैक्शन दे रखी है, अगर मैं ऊपर आ जाऊं, सबसे पहले हमने 15 अप्रैल को परचेज करे 5000 शेयर 200 रुपए के ऑन कम राइट बेसिस। ठीक है, तो परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 15 अप्रैल 2001। ठीक है, तो कॉस्ट निकालो, कॉस्ट निकालो। तो परचेज प्राइस कितनी आ रही है मेरी, परचेज प्राइस 5000 शेयर्स हैं इंटू 200। तो ये मेरी परचेज प्राइस आ रही है, ये आ रही है कितने 10 लाख रुपए आ रहे हैं। और इस पे बोल रहा है कि हमें 1% का कमीशन भी देना है, प्लस 1% कमीशन। तो इस पे कमीशन 1% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ गई 10,10,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक, तो बस चेक कर लो। आओ अकाउंट पे आते जाओ। वर्किंग नोट नंबर क्या है 8 है ना। तो देखो टू बैंक, यहां हमारा वर्किंग नोट नंबर 8 है। तो 5000 शेयर्स परचेज करे, कॉस्ट हमारी ये आ गई 15 अप्रैल, डेट डाल दी, बात खत्म, सिंपल। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 3 जून को आ जाओ। 3 जून को कहता था कंपनी अनाउंस एंड बोनस इश्यू ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। चलो तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने होंगे, बस अब नंबर ऑफ बोनस शेयर्स ही तो निकालने हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, तो हमारे पास 5000 शेयर्स हैं और 2:5 के रेशियो में उसने बोनस अनाउंस किया, मतलब हर 5 के बदले 2, तो 2/5। तो कितना आ गए नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 2000 आ गए, बात खत्म। और तो कुछ करना ही नहीं होता बोनस में, इतना ही करना होता है। तो देखो 3 जून डेट डाल दी, 2 बोनस इशू, नंबर में 2000 डाल दिया, डिविडेंड में कुछ नहीं आएगा और कॉस्ट में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। चलो डालते रहना मेरे साथ साथ। और ये वर्किंग नोट नंबर क्या है हमारा, वर्किंग नोट नंबर 9 है। तो ये डाल दो वर्किंग नोट नंबर 9। ठीक है, चलो नेक्स्ट 16 अगस्त को द कंपनी मेड अ राइट्स इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट ₹250 पर शेयर। तो बिफोर मैं आगे की बात करूं, पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ राइट्स की, कितने राइट्स मिल रहे हैं हमको, नंबर ऑफ राइट्स कितने मिल रहे हैं हमको। तो सिंपल है भाई, 5000 शेयर्स मैंने पहले परचेज करे थे, प्लस मेरे को ये 2000 शेयर्स भी बोनस में मिल गए। तो अब मेरे पास टोटल कितने हैं, राइट्स इशू के टाइम पे मेरे पास 7000 शेयर्स हैं और हर 7 के बदले 1 है, हर 7 के बदले 1 है।
तो नंबर ऑफ कितने मुझे राइट्स मिल रहे हैं, ये मुझे 1000 शेयर्स के राइट मिल रहे हैं। पहले एक बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते क्या कहता है। द एंटायर मनी वॉज पेबल ऑन 31 अगस्त। ठीक है, अब आगे बढ़ने से के लिए हमको पहले नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी पढ़नी पड़ेगी बिकॉज ये रिलेटेड है। तो कहता है राइट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, राइट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वॉज सोल्ड एट ₹60। तो नंबर ऑफ राइट्स सोल्ड कितने हो गए, 1000 इंटू 20%। तो ये 200 शेयर्स के हमने राइट्स बेच दिए। तो सेल ऑफ राइट्स कितनी हो गई, 200 इंटू कितने रुपए पे बेचे, 60 रुपीज पे बेचे। तो मतलब 12,000 के बेचे। तो इस 12,000 का हम क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे इन पीएनएल, अपने पीएनएल में इसको क्रेडिट कर देंगे एज इनकम। और रिमेनिंग राइट्स हमने परचेज कर लिए। नंबर ऑफ या कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स परचेज्ड, तो बैलेंस हो गए 1000 के 80%, मतलब रिमेनिंग 800 शेयर्स मैंने राइट्स में परचेज कर लिए। और राइट प्राइस कितनी बता रखी थी, 250। चलो तो कितना हो गया ये, 800 इंटू 250, तो ये हो गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए चेक कर लें। तो ये वर्किंग नोट नंबर क्या है मेरा, वर्किंग नोट नंबर 10। चलो आओ चेक करो आंसर में, और डाल भी रहो, चेक भी करो और डालते रहो अपने पास, अपने सोल्यूशन में डालते रहना। तो 31 अगस्त की डेट डाली, क्यों डाली, क्योंकि उसने लास्ट डेट बता रखी थी कि पेमेंट की है 31 अगस्त। तो हमने मान लिया कि हमने 31 अगस्त को परचेज करे होंगे। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स 800 परचेज करे, जिसकी हमने कॉस्ट कितनी निकाल ली, 2 लाख निकाल ली। और नीचे अगर आप आंसर में जाके देखोगे तो उसने बोल भी रखा है कि हमारे 12,000 रुपए है जो वो पीएनएल में चला जाएगा। तो यहां तक भी बात क्लियर हो गई। चलो, और इसका वर्किंग नोट नंबर डाल देना 10, हमारा वर्किंग नोट नंबर है 10। चलो नेक्स्ट, डिविडेंड 2 सितंबर को, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 वाज रिसीव्ड ऑन 16 सितंबर। चलो, तो वर्किंग नोट नंबर 11, डिविडेंड फॉर 2001। ठीक है, तो ये मेरे लिए सारा का सारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। तो कितने शेयर्स पे मिलेगा, मुझे ध्यान रखना, सिर्फ जो मैंने 5,000 शेयर्स परचेज करे उसी पे मिलेगा। बिकॉज राइट्स ऑफ बोनस हम सीख चुके हैं, राइट्स ऑफ बोनस तो नए शेयर्स पैदा होते हैं, राइट शेयर्स भी नए इशू होते हैं, पैदा होते हैं, बोनस शेयर्स भी न्यू इशू होते हैं, पैदा होते हैं। जो शेयर्स हमने 5,000 परचेज करे हैं ये ऑलरेडी इशूड शेयर्स होंगे, ये हमने किसी और से परचेज करे होंगे, जिसके यानी कंपनी के पास ये ऑलरेडी इशूड है। तो सिर्फ ये वाले शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलेगा। तो 5,000 शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, और क्या रेट बता रखा है डिविडेंड का, 15%। चलो तो ये निकाल लो, ये आ जाएगा 7,500, और ये हम एडजस्ट कर लेंगे फ्रॉम कॉस्ट, एडजस्ट फ्रॉम कॉस्ट। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार, डेट तो जो दे रखी है सवाल में वो डाल देना, और एक बार आप बस चेक करते हुए चलो और अपने पास डालते हुए चलो। ये लो 16 सितंबर को डिविडेंड मिला 7,500 का, ये हमने कॉस्ट से एडजस्ट कर लिया। ये हो गई मेरी वर्किंग नोट नंबर 11 में, खत्म, ये कहानी भी खत्म। मेरे ख्याल से शेयर्स में ज्यादा इजी रहता है सब कुछ, यहां पे आपको बैठ के एक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती ना, तो रिलेटिवली यहां पे ज्यादा इजी रहता है काम। चलो 15 दिसंबर को फिर हमने शेयर्स बेच दिए, 3,000 शेयर्स हमने बेचे 300 रुपए पे, और ब्रोकरेज 1% का इनकर भी किया हमने। चलो, सेल ऑन 15 दिसंबर, वर्किंग नोट नंबर 12, सेल ऑन 15 दिसंबर। तो सेल वैल्यू कितनी है वैसे, सेल वैल्यू है 3,000 शेयर्स हमने बेचे 300 रुपए पे, तो टोटल आ गया 9 लाख। और बेच रहे हैं, बेचने पे ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो ये हम लोग माइनस करते हैं, ये भी हमें पता है, ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ
1%, 9,000। तो नेट सेल वैल्यू कितनी आ गई? 8,91,000। ये आ गई नेट सेल्स कंसिडरेशन या नेट सेल्स वैल्यू। अच्छा, एवरेज कॉस्ट निकाल लो, एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स सोल्ड। एवरेज कॉस्ट बताओ शेयर सोल्ड। तो चेक कर लो भाई, वही तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो बेचने से पहले हमारे पास 1,26,000 के ये शेयर्स आए हैं, 1,92,000 के, सॉरी ये गलत जगह देख रहा हूं ना, 10,10,000 की ये आए हैं, 2 लाख के ये आए हैं, ये हमने परचेज करें और इसमें से 7,500 का डिविडेंड एडजस्ट करना है। तो चलो, और नंबर ऑफ शेयर्स है 7,800। तो आओ, तो कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं। तो 10,10,000 के हमने परचेज करे थे, ये हो गया, प्लस 2 लाख के हमने राइट शेयर्स लिए थे और इसमें से 7,500 का प्री एक्विजिशन डिविडेंड एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय ये कितने शेयर्स की कॉस्ट है? 7,800 शेयर्स की। 5,000 पुराने थे, मतलब जो परचेज करे थे, 2,000 बोनस के मिले थे और 800 हमने राइट्स लिए थे, तो कुल मिला के 7,800 हो गए। तो अगर 7,800 के इतनी कॉस्ट है तो 3,000 शेयर्स की कितनी कॉस्ट? बस 12,10,000 माइनस 7.5 डिवाइड बाय 7,800 इंटू 3,000, तो ये आ रहा है 4,62,500। तो 4,62,500 के शेयर्स मैंने 8,91,000 पे बेचे, यानी यहां पे भी क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल। तो कितना प्रॉफिट आ गया निकाल लो, ये आ गया 4,28,500 का प्रॉफिट। चलो, ये कैलकुलेशन भी हो गई मेरी, ये कैलकुलेशन भी डन। आ जाओ देख लेते, चेक कर लेते। तो 8,91,000 ये आ गया, सेल आ गई 3,000 की 15 दिसंबर को, प्रॉफिट आ गया 4,28,500 का। खत्म, ये भी खत्म। देखो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बात हमारी चल रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हुआ 15 जनवरी को हमें इंटरिम डिविडेंड मिला 10% का। बस अब इस बात पे हमें क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि ये इंटरिम डिविडेंड है तो हम मानेंगे कि भाई एक तरह से 15 जनवरी जिस दिन डिविडेंड मिल रहा है उस दिन पे जो भी शेयर्स मेरे पास होंगे उन सब शेयर्स पे मुझे डिविडेंड मिलेगा, वो सारे मेरे लिए पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होंगे। ठीक है, तो आओ वर्किंग नोट नंबर 13, इंटरिम डिविडेंड। तो भाई चेक कर लो मुझे कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, कितने शेयर्स पे मेरे को डिविडेंड मिलेगा। 7,800 शेयर्स मैंने टोटल थे मेरे पास, है ना, परचेज करे, बोनस के मिले, राइट के मिले, सब मिला के 7,800 थे। लेकिन इसमें से 3,000 शेयर्स तो मैं बेच चुका, तो मेरे पास अब 4,800 शेयर्स ही पड़े होंगे एज ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। तो 4,800 शेयर्स पे मुझे डिविडेंड मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 4,800 इंटू 10 इंटू क्या रेट है डिविडेंड का? 10%। तो ये कितना आ रहा है? 4,800। 4,800, और ये पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन नेचर का होगा। बस, तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो हम लोग डिविडेंड कॉलम में डाल देते हैं। तो चेक कर लो एक बार, आ जाओ, ये क्लियर? ठीक है, तो अब आई थिंक ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गई। बस इसके बाद तो उसने क्लोजिंग डेट पे आपको मार्केट प्राइस बताई है। तो अब आपको बेसिकली क्या निकालना है? 14 वर्किंग नोट पे, 14 नंबर वर्किंग नोट पे आपको क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसकी क्लोजिंग वैल्यू आपको निकालनी है। चलो, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास क्लोजिंग डेट पे? मेरे पास 4,800 शेयर्स है। तो इन 4,800 शेयर्स की आपको वैल्यू निकालनी है। आओ, तो पहले कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट तो बिल्कुल ऊपर जो कॉस्ट की कैलकुलेशन करी थी, तो इसका सबका टोटल कर लो, कितना आ रहा है? 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7,500। तो ये आ रहा है टोटल कॉस्ट आ रही है मेरी 12,02,500। ठीक है, तो 12,02,500 7,800 शेयर्स की थी, तो 4,800 शेयर्स की कितनी निकाल लो।
ये आ रही है 7,40,000। और चेक करने के लिए बस एक बार देख लो कि कहीं मार्केट वैल्यू कम तो नहीं है, मार्केट वैल्यू कम तो नहीं है। तो 4800 शेयर्स है हमारे पास, और इसकी 220 रुपए की पर शेयर की मार्केट प्राइस दे रखी है। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 10,56,000। तो देयरफॉर लोअर क्या है दोनों में? कॉस्ट, कॉस्ट ही लोअर है। तो दैट इज 7,40,000 मेरी क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। चेक कर लो फटाफट से आंसर में, और अपने आंसर में डालते भी रहना। देखो ये आ गई 7,40,000, 4,800 शेयर्स की। और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 12 हो गया है ना, 12 नहीं सॉरी 14 है ना, 14। तो ये वर्किंग नोट नंबर 14 है, और ये वर्किंग नोट नंबर 13 था। ठीक है, अब बस इस क्लोज करना इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, राइट। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स का तो कॉलम क्लोज हो जाएगा, डिविडेंड का जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो पीएनएल में डाल देंगे। और क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू हमने ये कॉस्ट पे ही निकाली है, तो हमारा जो टोटल का या कॉस्ट का कॉलम है वो मैच करेगा, वो मैच कर जाएगा। ठीक है, खुदा ना खास्ता मान लो मेरी मार्केट वैल्यू 7,40,000, मतलब मेरी मार्केट वैल्यू मान लो 5 लाख आती, सपोज किसी क्वेश्चन में मान लो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी मार्केट वैल्यू लोअर आ गई, तो कभी मैं आपको यह भी क्लियर कर लेता हूं, अगर मान लो मार्केट वैल्यू 5 लाख आ जाती तो हम यहां 7,40,000 ना लिख के 5 लाख लिखते। तो अब मेरा ये कॉस्ट का कॉलम मैच नहीं करता, अब मेरा कॉस्ट का कॉलम मैच नहीं करता। मेरा यहां पे बैलेंसिंग फिगर आता, पता कितने रुपए का? 2,40,000 का, 2,40,000 का मेरा उस केस में बैलेंसिंग फिगर होता। तो उस केस में हम उसको बाय पीएनएल लिख देते, क्योंकि एक ये चीज कभी किसी भी सवाल में अभी तक नहीं हुई, तो एग्जाम में हो सकती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी सवाल में आपका कॉस्ट ज्यादा आ जाता है, मार्केट वैल्यू लोअर आ जाती, तो अकॉर्डिंगली आप मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट लाओगे, तो उस केस में आपका कॉलम मैच नहीं करेगा, आपका कॉस्ट का कॉलम मैच नहीं करेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी और वो डेबिट साइड ही आएगी, सॉरी वो क्रेडिट साइड ही आएगी, वो क्रेडिट साइड ही डिफरेंस आएगा, इस साइड डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्रेडिट साइड ही डिफरेंस आएगा, तो उसको हम लोग लिख लेंगे बाय पीएनएल। तो ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, कभी किसी सवाल में हो जाए तो आपको डाउट ना आए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपने करा होगा प्रॉपर्ली, पूरा अपने पास सॉल्व करा होगा। नहीं किया है तो पहले आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी सारे क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, राइट। तो अब मुझे सिर्फ आपके साथ एक छोटा सा बस वो वाला पॉइंट डिस्कस करना है, जो राइट्स की जो सेल के ऊपर मैंने आपको स्पेशल केस बोला था, वो वाला एक पॉइंट आपको साथ मुझे डिस्कस करना है, और उसके ऊपर आपका एक छोटा सा क्वेश्चन भी है वो डिस्कस करना है, फिर आपका सारा डिस्कशन ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सवाल कर लेना और फिर मेरे साथ साथ आगे बढ़ना। चलो तो फटाफट से अपने एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ राइट्स स्पेशल केस। तो बार बार मैं आपसे बोल रहा था कि सेल ऑफ राइट्स पे एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस होता है। तो जल्दी से अब हम ये स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपने माइंड में क्लियर रखना, सेल ऑफ राइट्स की जनरल ट्रीटमेंट क्या होती है भाई? सेल ऑफ राइट्स की जनरल ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग? इसको हम लोग पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। अब एक सिनेरियो आएगा जब हम इसको पीएनएल में क्रेडिट नहीं करेंगे, बस वही सिनेरियो हमको यहां पे डिस्कस करना है। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो लिखो इसमें मेरे साथ साथ, पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। वेयर वेयर, और ये ध्यान रखना हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 देख रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को फॉलो कर रहे हैं। तो वेयर शेयर्स आर एक्वायर्ड, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना, वेयर शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड, बड़ा बड़ा लिखना, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ investment in such shares is lower than cost
immediately after becoming ex right. Sale proceeds of rights. Sale proceeds of rights is used to reduce the cost up to market value. Up to market value of such investment. Balance sale proceeds, if any, is treated as income normally. ठीक है, लिखो पहले इसको, इतना लिखो, है ना। सब सर के ऊपर से चला गया होगा मुझे पता है, बट चिंता मत करो। एग्जाम्पल जब मैं आपको करवाऊंगा, एग्जाम्पल से जब मैं आपको चीज बताऊंगा तो बहुत सिंपल बात निकलेगी, वेरी इजी। ठीक है, सिर्फ ये पढ़ के भारी लगता है, बहुत इजी बात। तो पहले आप एग्जाम्पल लिख लो मेरे साथ साथ। एक एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और फिर एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा इसी के ऊपर, छोटा सा एक सवाल है आपकी किताब में, वो होमवर्क में रहेगा। तो एग्जाम्पल लिखो, कॉस्ट ऑफ शेयर्स कम राइट, कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेस्ड, ब्रैकेट में लिखो कम राइट, 1 लाख। लेटर ऑन कंपनी, या ऐसा मत लिखो, इतनी कहानी बना के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट ऑफर 1:1, value of investment at X right price, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एक्स राइट प्राइस लिख लो। कितना लिखोगे? 90,000 लिख लो, 90,000। गिव ट्रीटमेंट ऑफ sale of rights when sale value is केस 1 लिखो। सेल वैल्यू कितनी लिखोगे? 8,000 लिख लो। और केस 2 लिख लो, 14,000। चलो, इस एक एग्जाम्पल से पूरी ये जो बात है आपकी क्लियर हो जाएगी। पूरी बात बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था, बोनस और राइट के ऊपर आपका एक सेपरेट चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स में, तो ये बात वहां पे भी आती है, बट मैं वैसे ही बताता हूं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग होता क्या है, कोई भी कंपनी जो होती है, सपोज सबसे बड़ी कंपनी ले ली इंडिया की, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जब भी ये बात बाहर निकलनी शुरू होती है कि भाई बहुत जल्दी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो राइट्स इशू करने वाली है,
या फिर वो बोनस इशू करने वाली है। ये बात जब भी जैसी बाहर आने लग जाती है वैसी क्या होता है, ये पॉजिटिवली देखा जाता है जनरली, जिसकी वजह से जो शेयर्स की प्राइस है, जो शेयर की मार्केट प्राइस होती है, वो बढ़ने लग जाती है। क्यों बढ़ने लग जाती है? सिंपल है भाई, मार्केट प्राइस जो शेयर्स का होता है, शायद आपको पता भी होगा, शेयर्स का जो मार्केट प्राइस होता है उसमें सारा खेल डिमांड सप्लाई का है। जो आप बचपन से 12वीं में भी पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, डिमांड सप्लाई का खेल, कि भाई किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है, आपने पढ़ रखा है ये बात, राइट? तो बस वही बात है कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, राइट? तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात बाहर निकलने लग जाए कि राइट इशू आ रहा है या बोनस इशू आ रहा है, तो ये अच्छी बात मान के जो मार्केट प्राइस है उसका बढ़ने लग जाता है। मान लो ये बात आने से पहले, ये बात आने से पहले ऐसी मैं रैंडम फिगर ले रहा हूं भाई, दिल से मत लेना सर शेयर्स की ये वैल्यू नहीं है, रिलायंस की ये वैल्यू नहीं, वो वैल्यू नहीं है, मैं सिर्फ बात समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है? मान लो बात बाहर आने से पहले शेयर की प्राइस चल रही थी 2200 रुपए, और जैसी बात आई शेयर में मार्केट में कि भाई राइट इशू आने वाला है, बोनस इशू आने वाला है, शेयर की प्राइस कूद के हो गई 2500 रुपए, 2500 रुपए। तो अगर आप नोट करोगे, ये जो 2500 रुपए है, ये जो 2500 रुपए है, इसमें कुछ ना कुछ ये जो बढ़ावत हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो इस राइट बोनस की वजह से हुई है। राइट ले लो या बोनस की वजह से, है ना? राइट की वजह से या बोनस की वजह से। आप एक काम करो, बोनस छोड़ दो, हालांकि सेम कहानी बोनस में भी चलती है, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ राइट की बात करते हैं तो हम सिंपल रखते हैं कहानी को, हम सिर्फ राइट की बात करते हैं। तो मैंने बोला कि राइट इशू की बात आने की वजह से क्या हुआ कि मेरी जो प्राइस है मार्केट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, वो बढ़ने लग गई। तो अब वो कहीं ना कहीं 2500 पहुंच गई। तो ये जो 2500 की प्राइस है, इसमें अगर आप नोट करोगे, कहीं ना कहीं इसमें राइट आने का जो एक मसाला है, राइट का जो एक मसाला है वो भी लगा हुआ है, इसलिए तो बढ़ी हुई है मार्केट वैल्यू शेयर की। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। वैसे तो 2200 चल रही थी, लेकिन अभी बढ़ गई ज्यादा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक राइट इशू आने वाला है, पता है हमको, है ना, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई है। तो ये जो प्राइस आ रही है जिसमें राइट का मसाला घुसा हुआ है, इस प्राइस को हम बोलते हैं कम राइट प्राइस। तो हमने जब इससे पहले एक सवाल किया था, उसमें भी उसने कम राइट प्राइस लिखा हुआ था, मैंने वहां पे आपको इग्नोर करवा दिया था, बिकॉज मैंने भी आपको ये बात समझाई नहीं थी। बट अब आप ये बात समझ जाओगे कि ये जो प्राइस है इसको हम बोलते हैं कम राइट प्राइस। इसमें राइट का जो मसाला है वो चिपका हुआ है अभी, ठीक है? समझ गए कम राइट प्राइस का मतलब? अच्छा, अब कंपनी एक कोई डेट बोलती है, कंपनी कोई एक डेट बोलती है, मान लो 17 अगस्त। कंपनी बोलती है कि 17 अगस्त 2022 को जो भी शेयर्स होंगे, जिन भी शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स होंगे, उनको राइट मिल जाएगा, ठीक है? तो एक डेट होती है जिसको हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं टेक्निकली। इतना आपको खैर कोई पूछने नहीं वाला, मैं बस बता रहा हूं, इसको हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, ठीक है? कोई भी इस तरह की इवेंट होता है ना, डिविडेंड देना है, बोनस देना है, राइट देना है, इसका एक रिकॉर्ड डेट सेट करती है कंपनी, है ना, कि 17 अगस्त तक किसी भी कंपनी के पास, किसी भी शेयर होल्डर के पास जो भी शेयर्स होंगे, उस पर डिसाइड होगा कि उसको कितना अधिकार मिलने वाला है। वंस ये डेट निकल जाती है, वंस ये डेट निकल जाती है, अब सबको पता है 17 अगस्त के बाद अगले दिन आ गया 18 अगस्त, 18 अगस्त आ गया, है ना? तो अब सबको पता है 18 अगस्त को कि भाई अब आज हम अगर शेयर्स रिलायंस के खरीद भी लेंगे तो हमको रिलायंस, ये जो राइट इशू का बेनिफिट है, ये कुछ नहीं मिलने वाला, इसका हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इसका अब हमें कोई मजा नहीं आने वाला। तो अब क्या होता है, अब शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है, अक्सर अक्सर गिरने लग जाती है ना? अब प्राइस मान लो आ गई 2300, ठीक है? तो इस प्राइस को हम बोलते हैं एक्स राइट प्राइस, कि अब ये जो प्राइस आ गई आफ्टर द डेट ऑफ राइट इशू, अब ये जो प्राइस आ गई, इसमें राइट का मसाला अब जा चुका, अब इसमें कोई वो राइट का मसाला चिपका हुआ नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, राइट का कोई इफेक्ट छुपा हुआ नहीं है। तो अब ये जो प्राइस आ गई, इसको हमने बोल दिया एक्स राइट प्राइस। बात समझ में आ गई? पहले ये मीनिंग क्लियर हो गया आपको? आई होप सो। अच्छा, अब ये तो मैं आपको सारी इधर उधर की बात बता रहा था, अब मुद्दे की चर्चा पे आते हैं। मैं एक बार अपने एग्जाम्पल पे आता हूं। मान लो, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी समझाई, अब इससे थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना। मान लो मैंने शेयर्स परचेज करे, कोई भी शेयर्स परचेज करे, टोटल 1 लाख रुपए के, ये परचेज करे मैंने कम राइट प्राइस पे, है ना? तो अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल पे लू, तो ये जब शेयर की प्राइस 2500 चल रही थी, कम राइट चल रही थी, तब मैंने कोई शेयर परचेज करे। तो मान लो मैंने ये 1 लाख रुपए के परचेज करे,
फिर वही राइट का ऑफर वगैरह आया, डेट आई, उसके बाद राइट एक्स राइट डेट आ गई, तो अब प्राइस मेरा एक्स राइट हो गया। तो अब मेरी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, ये जो मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई एक्स राइट पे आते ही, जैसे ही मेरा मार्केट प्राइस मेरे इन्वेस्टमेंट का एक्स राइट पर आया, वैसे ही वो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए से गिर के 90,000 हो गई। ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए पे खरीद ली, ज्यादा वैल्यू पे खरीद ली, क्योंकि उसमें कम राइट का वो छुपा हुआ था मसाला, है ना। और अब जैसे ही प्राइस एक्स राइट हुआ, वैसे ही इसकी वैल्यू गिर गई। तो कितने रुपए से गिर गई जरा देखो, 10,000 रुपए से मेरी वैल्यू गिर गई इन्वेस्टमेंट की। क्यों गिर गई ये 10,000 रुपए से वैल्यू मेरी? क्योंकि अब प्राइस एक्स राइट हो गया, तो इमीडिएटली एक्स राइट होते ही मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से गिर गई। ठीक है, अब हमें ट्रीटमेंट, अब मान लो अब मेरे पास राइट का बेनिफिट तो आ गया ना, क्योंकि मैंने तो कम राइट पे खरीदा था, तो मेरे पास राइट का बेनिफिट तो है, राइट। आप आई होप समझ रहे हो, जब मैंने कम राइट प्राइस पे लिया तो ऑफकोर्स मेरे पास राइट का बेनिफिट है। तो अब मान लो मेरे को राइट मिला, है ना, बट मैंने राइट पे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने उठा के उसको मार्केट में आगे जाके बेच दिया। ठीक है, अब राइट मैंने कितने कितने रुपए पे बेचा, ये मैंने आपको बता रखा है, कितने कितने रुपए पे बेचा। मैंने दो केस बना दिए। पहला केस मैंने राइट को बेचा अपने 8,000 रुपए पे, दूसरा केस मैंने राइट अपना बेचा 14,000 रुपए पे। अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? वैसे मैंने आपको ट्रीटमेंट क्या बताई राइट की, सेल ऑफ राइट की, मैंने आपको बोला कि सेल ऑफ राइट इज क्रेडिटेड टू पीएनएल एज इनकम, ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है, अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, दो कंडीशंस डालता है भाई, दो कंडीशंस। अगर मैंने शेयर्स कम राइट बेसिस पे एक्वायर करे और मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की हो गई वो सीधा एकदम से लोअर हो गई देन कॉस्ट इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट, जब ये दोनों चीजें होगी, क्या दोनों चीजें? मैंने इन्वेस्टमेंट परचेज करी कम राइट बेसिस पे, मैं शेयर्स बोल देता हूं, मैंने शेयर्स परचेज किए कम राइट प्राइस पे, और प्लस एक्स राइट होते ही मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरी कॉस्ट से भी गिर गई। तो जरा इसको लिंक करो दोनों कंडीशंस को मेरे एग्जांपल से। पहली कंडीशन, मैंने इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे खरीदी, कम राइट प्राइस पे खरीदे, तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, एक्स राइट होते ही मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से भी कम हो गई। ध्यान रखना, कम तो हुई, किससे कम हुई? कॉस्ट से भी कम हो गई। तो एक्स राइट होते ही मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 रुपए हो गई, यानी मेरी 1 लाख की कॉस्ट थी, इससे भी कम हो गई। तो जब ये दोनों भी चीजें हो जाए, जब ये दोनों कंडीशन हो जाए, मैंने इसलिए इसको अलग अलग करके लिखवाया, कंडीशन 1 कंडीशन 2, जब ये दोनों भी चीजें सेटिस्फाई हो जाए, तब आपको स्पेशल केस लगाना है, तब आपको स्पेशल केस लगाना है। ठीक है, तो स्पेशल केस कब लगेगा? दोबारा से एक बार बोल रहा हूं, याद रखना। पहली कंडीशन, मैंने शेयर्स परचेज किए कम राइट बेसिस पे। दूसरी कंडीशन, एक्स राइट होते ही मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट से भी कम हो जाए, तो ये मेरा स्पेशल केस लग जाएगा। तो अब ऐसा होने पे क्या बोलता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? वो कहता है जो सेल प्रोसीड्स है, रीड करो, सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट up to market value of such investment and balance sales proceeds if any is treated as income normally। तो वापस एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, देखो केस नंबर 1 पे देखो, केस नंबर 1 देखना। केस नंबर 1 पे कहता है कि भाई देखो 8,000 रुपए का तुम्हारा सेल ऑफ राइट हुआ है, आइडियली दिस इज एन इनकम, आइडियली दिस इज एन इनकम। लेकिन क्योंकि हम तुम्हारी एक्साइट होने की वजह से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए से कम हो गई, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 10,000 रुपए से कम हो गई, तो तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारी सेल ऑफ राइट हो रही है, जितनी भी राइट तुम जितने भी रुपए के बेच रहे हो, 10,000 तक का जो सेल प्रोसीड है उसको तुम अपने इस कॉस्ट से एडजस्ट करो, उसको तुम इनकम की तरह मत दिखाओ, उसको तुम अपनी इस कॉस्ट से एडजस्ट करो। क्योंकि मेरी किताबों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 1 लाख पे आ रही होगी ना, ये तो मार्केट वैल्यू हो गई 90,000 की, मार्केट वैल्यू हो गई है ना, बट ये तो मेरी कॉस्ट पे आ रही होगी, मेरी किताबों में फिलहाल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे आ रही होगी। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आप एक काम करो, जो भी सेल प्रोसीड्स हो रही है उसको पहले आप अपनी कॉस्ट से एडजस्ट करो। लेकिन कितना कॉस्ट से एडजस्ट करो? अप टू द रिडक्शन इन वैल्यू, जितनी भी आपकी वैल्यू में गिरावट हुई है ड्यू टू द प्राइस बीइंग एक्स राइट, उस वैल्यू तक की आप एडजस्टमेंट कॉस्ट से कर लो। तो अगर मैं बोल रहा हूं केस नंबर 1 में मेरी सेल प्रोसीड्स है 8,000 रुपए की, तो 8,000 बीइंग लेस देन 10,000, तो मैं क्या करूंगा, इस 8,000 को मैं एडजस्ट करूंगा अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देयरफॉर अब मेरी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, अब मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, है ना। तो 1 लाख रुपए की वैसे कॉस्ट थी, लेकिन इसमें से मैंने 8,000 रुपए एडजस्ट कर दिए, तो अब मैं अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी किताबों में 92,000 दिखाऊंगा। यानी कि अब इस 8,000 को हम पीएनएल में क्रेडिट नहीं करेंगे, जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे, बट अब नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, लॉजिकल भी लग रहा होगा मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब केस नंबर 2 पे आओ। केस नंबर 2 पे बोला मैंने सेल प्रोसीड है आपकी 14,000 रुपए की, है ना। तो अब अगेन वही सोचो, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट कितने रुपए तक की करूंगा, ध्यान रखना, सेल प्रोसीड्स की एडजस्टमेंट में कितने रुपए तक की करूंगा अपने कॉस्ट के अगेंस्ट, सिर्फ जितनी वैल्यू की रिडक्शन हुई है उतने ही रुपए तक की करूंगा। तो मेरी वैल्यू ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू कितनी हुई है, 10,000 हुई है, तो खाली 10,000 तक की ही एडजस्टमेंट करूंगा। ये आप कह सकते हो, चाहे लिख भी लो, ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ एडजस्टमेंट है। मैं मैक्सिमम 10,000 तक की ही एडजस्टमेंट करूंगा अपनी कॉस्ट के अगेंस्ट, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो अब जब मेरी सेल प्रोसीड्स 14,000 है, तो अब मैं क्या करूंगा, 10,000 तक तो मैं 10,000 तक तो मैं एडजस्ट कर लूंगा अगेंस्ट कॉस्ट, अगेंस्ट कॉस्ट। तो देयरफॉर अब मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, अब मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, इसमें से मैंने 10,000 रुपए एडजस्ट कर लिए, तो अब मेरी कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हो गई 90,000 की। और जो बैलेंस है 4,000 रुपए, बैलेंस जो 4,000 रुपए है, इसको मैं नॉर्मली क्रेडिट करूंगा पीएनएल में एज इनकम। चलो, ये है आपका दोनों एग्जाम्पल, ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, छोटा सवाल भी आ सकता है जैसे आपके स्टडी मटेरियल में है, नहीं तो बड़े क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट घुसाया जा सकता है। तो आपको इसलिए क्लियर होना चाहिए कि ये स्पेशल केस क्या है, कब लगता है, और ये स्पेशल केस क्या कहता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ये समझ आ गया तो अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना। वैसे तो अब रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में ही है, बट इस पे स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये आप होमवर्क में एक बार पढ़ना। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, ऐसे ही आप बिल्कुल एक और हेडिंग डाल दो, बिल्कुल एक मिनी कॉन्सेप्ट की, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इससे छोटा मोटा कोई थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको याद होगा, हमने पहले लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखी थी कि इन्वेस्टमेंट क्या क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है करेंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है आपका नॉन करेंट या पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नॉन करेंट बोल दो तो सही है, बट वैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमने करी थी, है ना। अब हम यहां पे देखेंगे, अगर हमारे पास मान लो कोई करेंट इन्वेस्टमेंट है, और अब हम मन चेंज करते हैं, बोलते नहीं अभी हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे, तो अब यानी कि हम रिक्लासिफाई कर देंगे फ्रॉम करेंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या करना होता है, या फिर उल्टा केस, हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और हम बोलते नहीं अब हम इसको चेंज करेंगे, रिक्लासिफाई करेंगे एज करेंट इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करते हैं, तो बस एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो लिख लो। तो इसमें आप दो बाइफर्केशन बना लो, दो बाइफर्केशन बना लो, दो केसेस बन गए हमारे। तो व्हेन current investment is reclassified as long term investment, और दूसरा हो गया when long term investment is reclassified as current investment। ठीक है, तो दो केसेस हो गए। पहले केस में क्या हुआ, इसको मैंने 1 डाल दिया, इसको मैंने 2 डाल दिया। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, तो बस छोटा सा पॉइंट है, लिख लो, इट इज ट्रांसफर्ड एट लोअर ऑफ
कॉस्ट और कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, और मत लिखो एंड लिखो, कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को, मतलब करेंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। किस वैल्यू पे करते हैं? कॉस्ट या फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, है ना, कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और ये कॉस्ट और फेयर वैल्यू हम कौन सी दिन को देखते हैं? डेट ऑफ ट्रांसफर को ही देखते हैं। जिस दिन हम वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं उसी दिन की हम लोग कॉस्ट और फेयर वैल्यू देखते हैं, जो लोअर है उस पर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वैसी केस नंबर 2 उल्टा, व्हेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज रिक्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट, तो लिखो इसमें इट इज ट्रांसफर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। ध्यान से लिखना है, जो शब्द लिख रहा हूं वही लिखना, कुछ और मत लिख देना, बिकॉज ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे हुए शब्द हैं। एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक, तो ये है आपके बस 2 पॉइंट्स। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। अगर हम करेंट इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करते हैं एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। किस वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं? एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, फेयर वैल्यू का मतलब आप कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू बोल सकते हो, कि इसका मतलब मार्केट वैल्यू मत समझ लो, राइट। सिमिलरली अगर उल्टा केस हो गया, व्हेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज रिक्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट, तो फिर हम ट्रांसफर करते हैं वैल्यू को, मतलब इन्वेस्टमेंट को, इट इज ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है। कॉस्ट मतलब जो इनिशियल कॉस्ट थी, और बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, तो कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू, सब कुछ हम लोग कौन सी तारीख को देखते हैं? ये हम लोग देखते हैं ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बस ये छोटा सा एक पॉइंट था, तो लिख लेना, ध्यान रखना इसको। बस डायरेक्ट क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन छोटा मोटा पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अब जो भी बैलेंस क्वेश्चन बच गए, आई डोंट थिंक आप किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप ऐसा चटकोगे, तो बैलेंस क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। मेरे साइड से तो चैप्टर खत्म। अब आपको मेहनत करनी है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपका काम बचा है। हमारा ये चैप्टर क्लास में ले खत्म हो गया। ठीक है, और अब जो बैलेंस टॉपिक्स होंगे, जो आगे की कहानी होगी, आगे की क्लासेस होगी, वो अब हमारे टीचमेंट के ऐप पे चलेगी, राइट। तो कोर्स एनरोलमेंट अगर आप करा लेंगे तो आपको टीचमेंट ऐप में एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, पूरा ये चैप्टर आपके दिमाग में घुस गया होगा। अगर ये सारे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लगे हैं, अगर ये चैप्टर आपको समझ आया है, तो मुझे बताना जरूर, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा अभी तक, तो कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ ना कुछ डालता रहता हूं, आपके काम की चीजें डालता रहता हूं, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी टीचमेंट ऐप पे हमारी लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।